जब बिटकॉइन की ब्लॉकचेन 2009 में वो ऐसे नहीं लॉन्च हुई थी, उसके पीछे बैकग्राउंड था। 2008 में दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, बैंक्स डिफॉल्ट कर गए थे, गवर्नमेंट ने टैक्स मनी को यूज करके उन बैंक्स को बेल आउट किया था। तो यानी लोगों ने जो पैसा अपना बैंक के पास रखा हुआ था, बैंक्स ने कहा कि ये आपने पैसा जो हमारे पास रखा था, सॉरी, वो पैसा जो है वो हमसे डूब गया। तो लोगों के पास इसके अलावा कोई चारा ही नहीं था कि वो गवर्नमेंट के पास जाएं। गवर्नमेंट ने लोगों की ही टैक्स मनी इस्तेमाल करते हुए उन बैंक्स को बेल आउट कर दिया ताकि बैंक वाले लोगों को उनका पैसा वापस कर सके। तो ये वो सिचुएशन थी कि जहां पे लोगों को बड़ा एहसास हुआ कि यार ये बैंक्स पे तो ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ये एक सेंट्रल पार्टी को हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। एंड दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ पीयर टू पीयर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिस्टम जो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन की शक्ल के अंदर है। वेलकम टू पाकिस्तानी अकाउंटिंग के नए सीरीज ब्लॉकचेन में, जहां हम जानेंगे उन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जो पाकिस्तान के लिए अगला डिजिटल रेवोल्यूशन बन सकती हैं, लेकिन जिन्हें अब तक समझना मुश्किल रहा है। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं ब्लॉकचेन के बारे में, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो ट्रस्ट के बगैर भी लोगों के दरमियान ट्रांजैक्शन को सिक्योर बनाती है और जिसने दुनिया भर में फाइनेंस, डेटा और ओनरशिप के सिस्टम को बदल दिया है। आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर जरताश उज़मी, जो लम्स में प्रोफेसर हैं और ब्लॉकचेन के माहिर हैं। आज के एपिसोड में हम उनसे जानेंगे कि ब्लॉकचेन असल में क्या होता है, बिटकॉइन और स्टेबल कॉइन का कॉन्सेप्ट क्या है, ब्लॉकचेन रियल एस्टेट और बैंकिंग जैसे सेक्टर्स को कैसे बदल सकता है और क्या पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन के लिए तैयार है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाकिस्तान एंड काउंटिंग। मेरा नाम जुनैद इकबाल है और आज हम अपनी नई सीरीज जो ब्लॉकचेन, क्रिप्टो और इस नए डिजिटल दुनिया के बारे में है, उसका हम पहला इंटरव्यू अपना रिकॉर्ड करें। एंड हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर जरताश उज़मी साहब ने। डॉक्टर साहब जो हैं, इन्होंने अपना अंडरग्रेड यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से किया था। आफ्टर दैट ही वेंट एंड गॉट हिज पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये प्रोफेसर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस है एट लम्स। तकरीबन आई थिंक ऑलमोस्ट 2 डेकेड से लम्स के साथ हैं। अच्छा, एंड साथ साथ ही इज आल्सो द को-फाउंडर ऑफ कॉन्फिस सॉल्यूशंस, जो कि पाकिस्तान की लीडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट फर्म है। डॉक्टर साहब, व्हाट अ प्लेजर टू हैव यू। वेलकम टू पाकिस्तान एंड काउंटिंग। जी, अस्सलाम वालेकुम जुनैद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। वालेकुम सलाम। तो डॉक्टर साहब, आई नो कि आप आजकल ऑफ कोर्स इतने अरसे से कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, तो अब आप नम्स में ब्लॉकचेन रिलेटेड भी कोर्सेज पढ़ा रहे हैं। तो टू बिगिन विद, इन वेरी वेरी सिंपल टर्म्स, आप हमारे जैसे लोगों के लिए भी जो नॉन टेक्निकल हैं और हमारी जो ऑडियंस है उसमें इट्स फुल रेंज, एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, क्रिएटिव्स भी हैं, डिफरेंट एरियाज के प्रोफेशनल्स भी हैं, सो एंड टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं, बट दैट्स आल्सो वन सबसेट। डॉक्टर साहब, इन वेरी सिंपल टर्म्स बताएं कि ब्लॉकचेन क्या होती है। कि ब्लॉकचेन जो है वो एक तरह की डेटाबेस है, और डेटाबेस जो है वो है जहाँ पे आप डेटा स्टोर करते हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी है, उनका नादरा का जो डेटा है वो एक डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है, वो नादरा वाले उसको मैनेज करते हैं। इसी तरह किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, मैं लम्स में पढ़ाता हूँ, यहाँ के स्टूडेंट्स के जितने भी रिकॉर्ड होंगे, जितना भी डेटा होगा, वो एक डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड होगा। और वो कौन मैनेज करेगा? वो लम्स के हमारे एम्प्लॉय जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं, वो उसको मैनेज करते हैं। इसी तरह नादरा का डेटा जो है उनके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मैनेज करते हैं। ये तो हो गई डेटाबेस। अब ब्लॉकचेन क्या चीज़ है? ब्लॉकचेन भी एक डेटाबेस है जिसके अंदर आप एक डेटा लिखते हैं, लेकिन डिफरेंस उसका नॉर्मल डेटाबेस से ये है कि ब्लॉकचेन के केस में उस पे डेटा लिखने वाले जो लोग हैं वो आपस में म्यूचुअली ट्रस्टवर्दी नहीं होते। डेटाबेस के केस में सब के सब लोग जो एक डेटाबेस पे डेटा लिख रहे होंगे वो आपस में म्यूचुअली ट्रस्टवर्दी होंगे। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, यहाँ पे 6 एम्प्लॉयज़ हैं जो डेटाबेस के अंदर एंट्रीज डाल सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, कुछ डेटा लिख सकते हैं। वो सब के सब इसी यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज़ हैं। नादरा के अंदर कई 100 लोग होंगे
जिनको शायद डेटाबेस की एक्सेस होगी और वो डेटा उसके ऊपर लिख रहे होंगे, लेकिन वो सब के सब नादरा के एम्प्लॉयज़ होंगे और आपस में म्यूचुअली ट्रस्टवर्दी होंगे, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते होंगे। तो इस केस के अंदर जो है वो डेटाबेस हमारा काम करेगी। अब एक मिसाल ऐसी लें कि जहाँ पर ये जो लोग इसके ऊपर डेटा लिख रहे हैं, वो आपस में म्यूचुअली ट्रस्टवर्दी नहीं है। इसकी मिसाल हम देते हैं, एक जज़ीरा कंसिडर कर लें, आइलैंड है जिसके ऊपर 500 लोग रहते हैं और वो 500 लोग जो हैं आपस में फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस करना चाहते हैं। तो लेट्स से कि हम 2000 साल पहले चले जाते हैं, हमारे पास करेंसी भी नहीं है, कोई नोट भी नहीं छाप सकते, कुछ भी नहीं इस तरह की चीज़ अवेलेबल जिसको यूज़ करके हम चीज़ें खरीद सकें। तो हमें पता है कि लोग एक ज़माने में बार्टर करते थे, किसी ने बकरी अपनी दे दी और चावल ले लिए, इसी तरह से एक चीज़ दे के दूसरी चीज़ ले ली। तो उस बार्टर सिस्टम के बाद जब एवोल्यूशन हुई मनी की, तो लोगों ने सोचना शुरू किया कि कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि हम बाज़ार से जाके कोई चीज़ खरीदें और उसके एवज़ कोई चीज़ दे दें हम। तो कंसीडर करते हैं कि उस आइलैंड के ऊपर कुछ प्रीशियस स्टोन्स हैं, कीमती पत्थर हैं वहाँ पे, जिसको यूज़ किया जा सकता है मनी के तौर पे। यानी हर एक को हमने 100-100 पत्थर असाइन कर दिए, हर एक के ज़िम्मे 100-100 पत्थर आ गए हैं और वो 100 के 100 पत्थर जो हैं उनकी पोज़ेशन के अंदर हैं। जब उन्होंने कोई चीज़ खरीदनी होती है, वो उस पत्थरों में से कुछ खर्च कर देते हैं और वो जाके चीज़ खरीद लेंगे। मुझे अगर 5 किलो चावल लेकर आनी है, मैं जाके 3 पत्थर दे दूँगा और 5 किलो चावल लेकर आ जाऊँगा। इसी तरह आपने अगर कोई चीज़ खरीदनी है, तो वो चीज़ आप जाके खरीदेंगे, उसकी जितनी कीमत लगेगी, 1 पत्थर होगा या 2 पत्थर होंगे, वो आप देंगे और वापस आ जाएँगे। अगर सोचा जाए तो ये पत्थर हमें फिज़िकली रखने की ज़रूरत भी नहीं है। हम सिर्फ़ आपस में तय कर लें कि डे 1 के ऊपर सबके पास 100-100 पत्थरों की पोज़ीशन है। फिज़िकली होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कोई खर्च करेगा पत्थरों को, तो जैसे मैं बाज़ार जाता हूँ और बाज़ार से कोई चीज़ खरीद के लेकर आता हूँ और उसके एवज़ मुझे 6 पत्थर देने पड़ते हैं, तो हम मस्जिद में जाके ऐलान कर देंगे कि ये 6 पत्थर जो है वो डॉक्टर ज़रताश के खर्च हो गए हैं और सबको पता चल जाएगा, पूरी कम्युनिटी को ये पता चल जाएगा कि इनके पास अब 6 पत्थर कम हो गए हैं। ये ऐलान क्यों किया है? ये ऐलान इसलिए किया है कि अगर ये ऐलान ना करें, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि मेरे पास जो 100 पत्थर थे, उनमें से 6 पत्थर मैंने खर्च कर लिए। फिर मैं किसी से जाके कोई चीज़ खरीदूँगा, तो मैं डबल स्पेंडिंग कर सकता हूँ। वो 6 पत्थर जो मेरे पास से चले गए हैं, वो मैं 6 पत्थर जो है किसी को अगर नहीं पता होगा, तो मैं वो दोबारा खर्च कर सकता हूँ। तो ये डबल स्पेंडिंग का जो प्रॉब्लम है, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको एड्रेस करने के लिए ब्लॉकचेन बनाई गई थी। और डबल स्पेंडिंग का प्रॉब्लम कहाँ आता है? डबल स्पेंडिंग का प्रॉब्लम उस वक़्त आता है, जब वो सारे लोग, जैसे मैं 6 पत्थर खर्च करके एक ट्रांज़ैक्शन बना रहा हूँ और वो एक ट्रांज़ैक्शन इस दुनिया में लिखी जा रही है। जब वो ट्रांज़ैक्शन मैं अपने पास प्राइवेट रख लूँ और लोगों को मत बताऊँ, तो इन दैट केस इट वुड बी नेसेसरी कि वो सबको वो बता दी जाए। ऐसे भी लोगों को बता दी जाए जिनके साथ एक टसल होगी। सब चाहेंगे कि मेरी दौलत उनके पास चली जाए, हर बंदा ये चाहेगा कि उसकी दौलत दूसरे के पास चली जाए। लेकिन ये लोग चाहेंगे कि सिस्टम भी काम करता रहे, हम चीज़ें खरीद भी सकें और पैसे खर्च भी कर सकें। और ये पत्थर जो हमारे पास वर्चुअली मौजूद हैं, जो हमने अहद कर लिया कि हर एक को हमने 100-100 शुरू के दिन पे हमने वर्चुअली दे दिए थे, असाइन कर दिए थे, उनको खर्च करे जा रहे हैं और उनको उनके एवज़ चीज़ें खरीदे जा रहे हैं। तो इसका रिकॉर्ड कहीं पे होना चाहिए। हमारे केस में इसका रिकॉर्ड जो है वो मस्जिद में ऐलान करने से आ जाएगा। ये 2000 साल पहले तो ये हो सकता था। ठीक है? आजकल के दौर में टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस कर गई है। डिजिटल टेक्नोलॉजी और प्रोग्रेस कर गई है। हम यही जो ऐलान मस्जिद में करना था, ये हम जाके एक डेटाबेस में लिख देते हैं, लेकिन वो डेटाबेस ऐसी है जिसके अंदर ये 500 लोग जो लिख रहे हैं, ये आपस में एक-दूसरे से सिंसियर नहीं है। ये सारे लोग जो हैं, ये चाहते हैं कि सबकी दौलत हमारे पास आ जाए। तो ये लोग जो हैं, जब सब के सब उस डेटाबेस के अंदर लिखना चाहेंगे, वहाँ पर हमारी नॉर्मल डेटाबेस काम नहीं करेगी। वहाँ पे हमें ब्लॉकचेन चाहिए होगी कि जिसके एक ऐसी चीज़ जिसके ऊपर सब एग्री कर दें, ऐसा डेटा जिसके ऊपर सब एग्री कर दें। मैंने कोई चीज़ खर्च की है, मस्जिद में ऐलान हुआ है, सब उस पे एग्री कर गए हैं, तो वो डेटा जो है, वो अब पब्लिक प्रॉपर्टी बन गया है। बिल्कुल उसी तरह ब्लॉकचेन के अंदर भी होता है कि जब आप कुछ खर्च करते हैं, उसका रिकॉर्ड आप ब्लॉकचेन के ऊपर डाल देते हैं और वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक हो जाती है। तो कौन से ऐसे यूज केसेस हैं जिसमें एक सेंट्रली कंट्रोल्ड सेंट्रली मैनेज्ड डेटाबेस के बजाय एक डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन जो कि ज़्यादा लोगों को आपस में कोलैबोरेट करने की अपॉर्चुनिटी दे एंड पूरी कम्युनिटी ही जो है जब वो किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करे तो वो एक साथ
तमाम जो उस डेटाबेस के जो इंडिविजुअल ब्लॉक्स हैं या ब्लॉकचेन के इंडिविजुअल ब्लॉक्स हैं, उन तमाम जगहों पे एक साथ यकदम अपडेट हो। एंड ये कि अगर कोई गलत एंट्री डालने की कोशिश करे तो वो मैच ना हो बाकी सारे ब्लॉक से और वो रिजेक्ट हो जाए। तो कौन से यूज केसेस में ब्लॉकचेन ज़्यादा यूजफुल होगी? सबसे किलर एप्लीकेशन या सबसे जो यूज्ड यूज केस है ब्लॉकचेन का, वो जब पहली पब्लिक ब्लॉकचेन बनी थी 2009 के स्टार्ट में, वो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन थी। और बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर एक करेंसी जो लॉन्च कर दी गई थी उस वक्त, उसको बिटकॉइन कहते हैं, और वो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन थी। वो आज भी चल रही है। तो जितनी ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल जो बिटकॉइन की शक्ल में हो रही हैं, वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस, उनका रिकॉर्ड जो है वो उस बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर जा रहा है और वो सबको विजिबल है। 2009 से लेके आज तक जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, अभी तक जितनी भी ट्रांजैक्शन है, उन सब का रिकॉर्ड जो है वो उस ब्लॉकचेन के ऊपर मौजूद है। और वो रिकॉर्ड जो बना है, वो ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि वो ऐसे लोगों ने लिखा है जो आपस में एक दूसरे से एडवर्सरी हैं। कभी किसी ने लिख दिया, कभी किसी ने लिख दिया, कभी किसी ने लिख दिया। मिसाल के तौर पे मैंने वहाँ बट पर आप लिख उसको दिया एक, कि सॉरी मैं आपको एक सेकंड वो कहूँगा कि जिस तरह पहले भी आपने कहा था, ट्रस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि लेट्स से एक डेटाबेस है, एक इदारे की है, लम्स की, जी, जी। 6 लोगों की, तो उसमें सब एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं। ये अज़म्पशन क्यों है? क्योंकि इंडिविजुअल डेटाबेस में करप्शन भी तो हो सकती है कि कोई किसी इदारे में कोई, जिस तरह एक किसी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है, उसकी एक डेटाबेस है जिसमें पता है कि किसके कितने प्लॉट्स हैं या कौन-सा प्लॉट किसका है। और वहाँ पर कोई एक क्लर्क या मैनेजर जो है वो करप्ट होता है और कोई एक बायर उसको पैसे देकर वो एक सिंगुलर डेटाबेस जो है उसकी एंट्री को बदल देता है। अभी रिसेंटली एक कराची में ऐसे बहुत केसेस हुए हैं कि लोगों लोगों को पता चला कि उनका घर जो जद्दी पुश्ती उनका था, वो कराची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या केडीए की किताबों में सडनली किसी और के नाम पर हो गया। तो इंडिविजुअल डेटाबेस करप्टेबल हो सकती है, तो वहाँ पर भी तो नॉन ट्रस्टिंग एंटिटी हो सकते हैं, वर्सेस जो ब्लॉकचेन है, मे बी द पार्टीज मे नॉट नो ईच अदर एंड मे नॉट इनेटली ट्रस्ट ईच अदर, बट क्या ब्लॉकचेन उनको ट्रस्ट करने के लिए इनेबल करती है? ब्लॉकचेन उनको ट्रस्ट करने के लिए एनेबल नहीं करती, ट्रस्ट उनका एस्टेब्लिश नहीं होता आपस में। डेटाबेस के केस में ट्रस्ट फिर भी होता है अगर इसको समझा जाए ऐसे कि अगर 6 एम्प्लॉइज़ हैं, उनमें से एक एम्प्लॉई जाके डेटाबेस में कुछ गड़बड़ कर देता है, तो वो एम्प्लॉई जो है वो पकड़ा भी जाएगा। रिकॉर्ड जो है वो उसकी, अगर हमने कहीं पे मल्टीपल कॉपीज़ बनाई हुई हैं, तो वो रिकॉर्ड जो है करेक्ट भी हो जाएगा। ब्लॉकचेन के केस में ऐसा नहीं है। ब्लॉकचेन के केस में एक दफ़ा जो डेटा ब्लॉकचेन के ऊपर लिखा गया, एक तो लिखने से पहले उसको वेरीफाई करना है कि ये करेक्ट है। हम इनकरेक्ट डेटा उसके ऊपर लिखने ही नहीं देंगे। दूसरी जो चीज़ उसके ऊपर होगी कि उसके अंदर हम जाके डेटा मॉडिफाई नहीं कर सकते। जो डेटा एक बार लिखा गया उसके ऊपर, वो डेटा अब उसके ऊपर पत्थर पे लकीर हो गया है। अब उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो इसकी कौन सी कोई मिसाल दें? फॉर एग्जांपल अब लेट्स से रियल स्टेट है, अब लेट्स से यही कि केडीए की ज़मीनों के मसले थे कि वहाँ पर वो एक डेटाबेस है, लोगों ने जाकर उसकी किताबों में कुछ हेर फेर कर ली और फिर पुराने जो रिकॉर्ड्स जो उन्होंने वो उसकी स्कैन करके अपलोड की हुई थी, जब उससे मैच किया तो पता चला ये गड़बड़ है। तो रियल स्टेट के जो होते हैं, पब्लिक रियल स्टेट की रजिस्ट्री होती है, चाहे वो डीएचए की है जो एक समझ लें प्राइवेट इदारे की तरह ऑपरेट कर रही है, या लाहौर डेवलपमेंट या कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी की एक डेटाबेस है, उसको डेटाबेस पर होना चाहिए या उसको ब्लॉकचेन पर होना चाहिए, एंड क्यों? उसको डेटाबेस के ऊपर होना चाहिए जब तक उसके अंदर कुछ गड़बड़ की गुंजाइश नहीं है। अगर उसके अंदर कोई गड़बड़ हो भी जाती है, अगर कोई उसमें मैलिशियसली चीज़ लिख देता है, तो हमारे पास फिर भी कोई एक सेंट्रल एंटिटी होनी चाहिए जो उस चेंज को डिटेक्ट करेगी। यानी एक सेंट्रल एंटिटी का इस पे होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ब्लॉकचेन उस केस के अंदर काम आएगी जहां पर हम एक सेंट्रल एंटिटी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे बैंकिंग सिस्टम ले लेते हैं आज के दौर का। बैंकिंग सिस्टम के अंदर जितने भी कस्टमर्स होते हैं, वो सब के सब बैंक के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। ये ट्रस्ट करते हैं बैंक की डेटाबेस कभी करप्ट नहीं होगी, उसके अंदर कुछ गड़बड़ नहीं होगी। अगर मेरे अकाउंट से किसी वजह से कोई पैसे चले जाते हैं और किसी दूसरे के अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं,
तो बैंक रिस्पॉन्सिबल होगा इस चीज़ का कि उसको करेक्शन उसके अंदर लेकर आए। सो मैलिशियसली भी अगर जाएंगे तो तब भी बैंक ने उसको ठीक करना है। एक सेंट्रल एंटिटी है जिसके ऊपर सबका ट्रस्ट बना हुआ है। लेकिन इमेजिन करें कि अगर बैंक ही कुछ गड़बड़ करना शुरू कर देता है, तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? लोगों के पास तो कोई रिजॉर्ट नहीं होगा उससे बचने का। अगर बैंक जो है इस तरह की हरकत करता है कि एक के अकाउंट से पैसे निकाल के दूसरे के अकाउंट में डाल दे अपने किसी फायदे के लिए, तो क्या लोग जो है वो बैंक को ट्रस्ट कर सकेंगे? आजकल के दौर में तो करती हैं, लेकिन अगर बैंक ऐसा करना चाहे तो उसको रोका नहीं जा सकता आजकल के दौर में, अगर सिर्फ डेटाबेस इस्तेमाल करें। सो फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर अगर हम बैंक को रिप्लेस कर दें और बैंक की जगह कोई भी ऐसी एक सिंगल एंटिटी ना हो जिसके ऊपर आप एतबार कर सकते हो, तो फिर ये ट्रांजैक्शंस लोग एक दूसरे के साथ पीयर टू पीयर करेंगे। और ये वर्ड जो पीयर टू पीयर इस्तेमाल होता है, ये ऐसा ही है कि जैसे मैं और आप आपस में ट्रांजैक्शन करेंगे विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ थर्ड पार्टी। इसकी मिसाल भी आपको देते हैं। जैसे पब्लिश्ड करेंसी नोट्स होते हैं, जो प्रिंटेड करेंसी नोट्स होती हैं। मैं अगर जाऊं और बाजार में किसी को से कोई चीज़ खरीदूं और उसको प्रिंटेड करेंसी नोट दे दूं, ये एक पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन है, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन है। लेकिन इसके अंदर बहुत ज़रूरी है कि दोनों के दोनों पीयर्स एक दूसरे के फिजिकली क्लोज हों। अब इमेजिन करें कि एक बरे आजम में एक शख्स बैठा है और दूसरे बरे आजम में दूसरा शख्स बैठा है। उन्होंने इस तरह की अगर ट्रांजैक्शन करनी होगी, तो क्या वो बैंक के बगैर फिजिकल पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? वो नहीं कर पाएंगे। उन्हें एक दूसरे की विसिनिटी में होना पड़ेगा, एक दूसरे के पास होना पड़ेगा, उसके बगैर वो ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। सो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए कि दो लोग बहुत दूर भी हैं, एक एक कॉन्टिनेंट में, एक दूसरे कॉन्टिनेंट में, एक सिटी में है, दूसरे सिटी में है, वो आपस में डायरेक्ट पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन किस तरीके से करें विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द बैंक? क्यों? क्योंकि हम बैंक को एक सेंट्रल एंटिटी बना के हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। और इसकी एक बड़ी रीजन है, जब बिटकॉइन की ब्लॉकचेन 2009 में लॉन्च हुई थी, वो ऐसे नहीं लॉन्च हुई थी, उसके पीछे बैकग्राउंड था कुछ। 2008 में दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, बैंक्स डिफॉल्ट कर गए थे, गवर्नमेंट ने टैक्स मनी को यूज करके उन बैंक्स को बेल आउट किया था। तो यानी लोगों ने जो पैसा अपना बैंक के पास रखा हुआ था, बैंक्स ने कहा कि ये आपने पैसा जो हमारे पास रखा था, सॉरी, वो पैसा जो है वो हमसे डूब गया। तो लोगों के पास इसके अलावा कोई चारा ही नहीं था कि वो गवर्नमेंट के पास जाएं। गवर्नमेंट ने लोगों की ही टैक्स मनी इस्तेमाल करते हुए उन बैंक्स को बेल आउट कर दिया ताकि बैंक्स वाले लोगों को उनका पैसा वापस कर सकें। तो ये वो सिचुएशन थी कि जहां पे लोगों को बड़ा एहसास हुआ कि यार ये बैंक्स पे तो ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ये एक सेंट्रल पार्टी को हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। एंड दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ पीयर टू पीयर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिस्टम, जो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन की शक्ल के अंदर आया हमारे पास। अगेन उसके अंदर लोग एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, लेकिन मिल के आपस में उस ब्लॉकचेन को डेवलप करते हैं। कभी मैं अपनी ट्रांजैक्शन जाके लिखता हूँ, कभी आप लिखते हैं, कभी दुनिया में कोई और लिखता है, और ये ट्रांजैक्शंस हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है उस ब्लॉकचेन के ऊपर ऐड होती जा रही हैं और ये कभी मिटाई नहीं जा सकती। और आई गेस एक एक ये भी एलिमेंट है कि मिसाल के तौर पे एक तो है ना कि दो करेंसीज एक्सचेंज करनी है। लेट्स से मेरे पास रुपए हैं और मैं यूरोप जा रहा हूँ, और अब मैंने यूरोप जाकर किसी कैफ़े में कॉफ़ी पीनी है और क्रॉissant खाना है। तो पहले मैं अपने रुपये को, या तो अगर मेरा बैंक ही मुझे डॉलर दे दे तो वो उससे लूँगा, या मैं रुपये को क्या कहते हैं विड्रॉ करूँगा। फिर मैं किसी रिकग्नाइज स्टेट बैंक की रिकग्नाइज मनी चेंजर के पास जाऊँगा, वो एक मुझसे फ़ीस लेकर एक पूरी जांच पड़ताल करके कागजी कार्रवाई करके मुझे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जैसे डॉलर या यूरो मेरे हाथ में देंगे, एक सर्टेन कॉस्ट, तो मैं कॉस्ट को लूज़ करूँगा। फिर मैं जाकर यूरोप में अपने हाथ से ले जाके वो पैसे को ट्रांजैक्ट कर सकूँगा। या मिसाल के तौर पे अगर मैं पाकिस्तान में रहता हूँ और मैं यही गूगल मीट्स के पैसे भेजना चाहता हूँ, और अगर मेरा बैंक मुझे नहीं अलाउ करे पैसे बाहर भेजने, तो देन आई एम स्टक। तो इन दैट केस जो बैंक है सेंट्रल बॉडी, वो मेरे ही पैसे को मुझे मूव करने की ईजीली परमिशन नहीं दे रही। सो इट क्रिएट्स एन इंसेंटिव टू बी एबल टू कट थ्रू द बैंक। ये बैंक की एक डेटाबेस है, फिर इन बैंक्स के ऊपर हर मुल्क का एक जो सेंट्रल बैंक है उसकी एक मेगा डेटाबेस है,
जिसके अंडर सब डेटाबेसेस हैं बैंक्स की, और फिर ये एक इंटरनेशनल स्विफ्ट मैकेनिज्म के थ्रू तमाम दुनिया के बैंक आपस में बात कर रहे हैं, और हर वक्त उनमें से कोई ना कोई बैंक दिवालिया होता जाता है। मिसाल के तौर पे अब लबनान में बड़े अरसे से मसला पड़ा हुआ है कि आप अगर अपने बैंक से जाकर $100 निकलवाना चाहते हैं तो वो कहेंगे अगर आपको कैश चाहिए तो हम आपको शायद 30 दे सकते हैं, लेकिन आपके रजिस्टर में से 100 मिटाएंगे। तो ये तो एक लोगों का सिस्टम, एक तरह से बैंकिंग सिस्टम पर रिलायंस है भी, बट वो कुछ स्केयर फैक्टर भी आ गया है कि इसका एक ऑल्टरनेटिव और कहाँ ब्लॉकचेन इस्तेमाल हो सकती है इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के अलावा। जो जो आपने मिसाल दी है ये बड़ी इंटरेस्टिंग मिसाल है, और ये वो क्वेश्चन है जो 2009 से पूछा जा रहा है कि ब्लॉकचेन की इफादियत क्या है, कौन कौन से ब्लॉकचेन के यूज़ केसेस हैं। बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ जगहों पे ब्लॉकचेन इस्तेमाल करने की कोशिश भी की, ऐसी भी जगहों पे इस्तेमाल करने की कोशिश की, ज़्यादातर जहाँ पे ब्लॉकचेन का इस्तेमाल बनता नहीं था। एक बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल मैंने कहीं पढ़ा था जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि व्हेन नॉट टू यूज़ ब्लॉकचेन। तो वो आपको सारे ऐसे केसेस बताता है कि जहाँ पे आपने अपनी डेटाबेस को ब्लॉकचेन से रिप्लेस नहीं कराना। बिल्कुल उसमें जो है वो आंखें बंद करके आप रिप्लेस नहीं कर सकते जब तक वो कंडीशंस नहीं रिक्वायर करती कि जहाँ आपको ब्लॉकचेन चाहिए, जहाँ पे सारे राइटर्स उस डेटा के जो ब्लॉकचेन पे लिखा जा रहा है या डेटाबेस में लिखा जा रहा है, जब तक वो सारे राइटर्स आपस में म्यूचुअली ट्रस्टवर्दी हैं, हम डेटाबेस इस्तेमाल करेंगे। अगर वो नहीं है तो फिर वहाँ पे केस बनता है कि ब्लॉकचेन को इस्तेमाल किया जाए। फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्रिप्टो करेंसी के अलावा ब्लॉकचेन का कोई यूज केस ही नहीं एग्जिस्ट करता था। हाउएवर ये सिचुएशन अब चेंज हो गई है। पिछले चंद सालों के अंदर ऐसे यूज केसेस निकल आए हैं जिसकी वजह से बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर्स जो हैं उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और उसकी सब्सिडरीज को यूज़ करने से। वो मिसाल के तौर पे स्टेबल कॉइन्स एक ऐसी चीज़ है जो पिछले चंद सालों में ज़रा ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। बने हुए तो वो तकरीबन 8-9 साल 10 साल पुरानी है, लेकिन पिछले चंद सालों के अंदर उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो गया है। लोग जो आपने मिसाल दी है कि यूरोप अगर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं अपने मुल्क से दूसरी जगह पे, तो वो करेंसी साथ लेकर जा सकते हैं, स्टेबल कॉइन्स की शक्ल में वो रख सकते हैं। सबसे बड़ा यूज़ केस जो मुझे अभी मोर रिसेंटली एप्रिशिएट हुआ है, बाकी और बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी बहुत ज़्यादा उसकी एप्रिसिएशन है, वो यूज़ केस जो है वो रेमिटेंसेस का है। तो आपने जो स्विफ्ट सिस्टम का जिक्र किया, बैंकिंग सिस्टम जो है वो हेवीली रिलायज ऑन स्विफ्ट सिस्टम। स्विफ्ट सिस्टम वाज डेवलप्ड मे बी 50-60 years ago. It is slow and it is costly. मिसाल के तौर पे कनाडा या अमेरिका से किसी ने पैसे रिमिट करने हैं पाकिस्तान में, $100 भेजने हैं, उसके लिए उन्हें स्विफ्ट के चार्जेस देने पड़ेंगे और बहुत टाइम इंतज़ार भी करना पड़ेगा। अगर हम इसको रिप्लेस कर दें एक फास्टर और चीपर सिस्टम से, तो वो ब्लॉकचेन एनेबल कर देती है। लोग उसकी वर्क फ्लोज के ऊपर काम कर रहे हैं और कुछ वर्क फ्लोज डिफाइन कर भी ली हैं। बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स पाकिस्तान में और दूसरे बहुत सारे कंट्रीज के अंदर इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं कि किसी तरीके से स्टेबल कॉइन्स को अपने कंट्रीज के अंदर या तो लॉन्च किया जाए या किसी और स्टेबल कॉइन को लीगलाइज किया जाए, उसको उसके ऊपर कुछ लॉ मुरतब कर दिए जाएं, जिसके बाद आप स्टेबल कॉइन्स को जो है अपने कंट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो आपके कंट्री का स्टेबल कॉइन हो, चाहे कोई और स्टेबल कॉइन हो, जिससे ये ट्रांसमिशन ऑफ मनी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री ये आसान हो सके। सो ये वाला एक यूज केस ऐसा है जो मुझे लगता है कि बहुत अभी पिछले चंद सालों में पॉपुलर भी हुआ है और आगे इसके अंदर बहुत वैल्यू भी है। जो दूसरा यूज केस है वो टोकनाइजेशन का है, और टोकनाइजेशन भी एनएफटीज बड़े मशहूर हुए ब्लॉकचेन की दुनिया के अंदर, लेकिन ये टोकनाइजेशन वो एनएफटीज वाली नहीं है, वो नॉन फंजेबल टोकन है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट टोकनाइजेशन इज के रियल वर्ल्ड एसेट्स की आप टोकनाइजेशन करते हैं। किसी के पास प्रॉपर्टी है, किसी के पास कैश है, आप उसकी टोकनाइजेशन करते हैं, और टोकनाइजेशन करने के बाद आप उन टोकन्स को जो है एक दूसरे से एक्सचेंज करें। ये भी ब्लॉकचेन के ऊपर ही एक्सचेंज होते हैं। सो ये दो यूज केसेस ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि आगे भी चंद सालों के अंदर जो है ना पॉपुलर होंगे। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो रियल स्टेट की रजिस्ट्री है, चाहे वो
LDA या कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी का दफ्तर है, या वो DHA का दफ्तर है लाहौर का, या DHA दफ्तर है कराची का। हमारे जो कोर्ट्स हैं, आई थिंक मैं एग्जैक्ट नंबर भूल रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि कुछ 40-50% जो हमारे कोर्ट्स में केसेस हैं वो रियल एस्टेट के ही होते हैं, और इसी चीज़ के होते हैं कि ये रियल एस्टेट किसकी मिल्कियत है। इसी चीज़ की लड़ाइयाँ होती हैं आपस में एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी पे या अदरवाइज। रियल एस्टेट की जो डेटाबेसेस हैं और उसकी जो ट्रांजैक्शंस हैं, क्या इसको ब्लॉकचेन पर आना चाहिए? ये इस क्वेश्चन का जवाब यस या नो में नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि रियल एस्टेट का डेटा अगर ब्लॉकचेन पे आ भी जाए, अभी आजकल भी देखें कोई डेटाबेसेस के अंदर करप्शन होने की वजह से ये केसेस अदालतों में नहीं जा रहे हैं। ये तो कुछ कब्जे की वजह से चले जाते हैं। लोग मान भी लेते हैं कि ठीक है ये प्लॉट उनका है, ये ज़मीन उनकी है। कब्जे, ज़्यादातर केसेस जो हैं वो कब्जे की वजह से चले जाते हैं, या फिर जो रजिस्ट्रीज हैं उनके अंदर फोर्जरी होती है टू अ स्मॉलर एक्सटेंट। वो अब आजकल बहुत मुश्किल हो गया है। वैसे जब से चीज़ें जो हैं वो डिजिटाइज हुई हैं तो वो काम करना जो है बहुत ही मुश्किल है। मिसाल के तौर पे आप अभी भी अगर कोई पाकिस्तान के अंदर प्लॉट ख़रीद रहे हों तो लोग कहेंगे कि जी DHA से ख़रीद लें, उसकी वजह ये है कि बहुत सिक्योर है। व्हाट डज़ दैट मीन? क्या उन्होंने ब्लॉकचेन इस्तेमाल की हुई है? नहीं, उन्होंने ब्लॉकचेन तो नहीं इस्तेमाल की हुई। इट्स जस्ट दैट द इकोसिस्टम इटसेल्फ प्रोवाइड्स दोज काइंड ऑफ गारंटीज कि अगर कोई गड़बड़ होगी तो DHA उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। अगर DHA खुद ही कुछ गड़बड़ करना शुरू कर दे फॉर एग्जाम्पल, तो फिर अब क्या करेंगे? फिर ये अपने थर्ड पार्टी जिसको ट्रस्ट वर्दी बना दिया है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर लोगों ने बैंक्स को बना दिया था, एंड देन पीपल मूव्ड अवे फ्रॉम दैट बिकॉज ऑफ दैट एज ए रिजल्ट ऑफ 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। तो हो सकता है फिर लोग प्रॉपर्टी के अंदर भी ये करना शुरू कर दें। अभी जो केसेस अदालतों के अंदर जो आपने पॉइंट आउट किया, आई एग्री कि वो बहुत ज़्यादा केसेस हैं, लेकिन उनकी रीज़न ये नहीं है कि वो उनका डेटा ब्लॉकचेन के ऊपर नहीं पड़ा हुआ था। उनकी रीज़न जो है वो कहीं और लाई करती है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उसके अंदर, उसको कंट्रोल करना शायद ज़रा ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि टेक्नोलॉजी वहाँ पर ऐसी चीज़ लेकर आई जाए जिसका कोई मुझे बज़ाहिर कोई ख़ास फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा। हो सकता है फ्यूचर में कोई यूज़ केस ऐसा बन जाए जिसके अंदर हम ब्लॉकचेन को यूज़ कर सकें रियल एस्टेट के अंदर भी। जहाँ यूज़ हो रही है ब्लॉकचेन रियल एस्टेट के अंदर, वो रियल वर्ल्ड एसेट्स की टोकनाइजेशन के ऊपर इस्तेमाल हो रही है। अब जिस तरह मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में बहुत सारे केसेस, अगर आप लॉयर्स से बात करें, वो इस चीज़ कब्जे के भी होते हैं, लेकिन दूसरे इसके होते हैं कि आई थिंक हिबा के केसेस होते हैं कि जी वो वालिद साहब ने मरने से पहले कहा था कि ये ज़मीन जो है ये इन दोनों भाइयों की है और लेट्स से इन बहनों की नहीं है, राइट। और अब वो उसको प्रूफ करने में लगे हुए होते हैं, या वो कोई बेसिक कागज़ पे लिख के अंगूठा भी लगा हुआ होता है, लेकिन उसकी किसी कोर्ट में रजिस्ट्री नहीं कराई हुई होती। तो ये वाला जो एक समझें ओनरशिप ट्रांसफ़र का मैकेनिज्म है कि एक तो है मैंने जाकर बेची तो वो प्रॉपर रजिस्ट्री के साथ हुई, एक है कि मैंने अपना जो मेरा स्टेक है वो मैं कह रहा हूँ कि मरने के बाद मेरी विल के हिसाब से इसका क्या प्रोसेस होना चाहिए। इज़ दैट अ गुड यूज़ फॉर ब्लॉकचेन के फिर मल्टीपल मेथड्स हों जिस पे जैसे ही कोई अपनी प्रॉपर्टी या अपनी किसी भी एसेट की ओनरशिप के बारे में कोई एक फैसला करना चाहे तो वो एक सॉर्ट ऑफ डिसेंट्रलाइज सिस्टम में उसको अपलोड कर दे ताकि वो कैप्चर हो जाए। इज दैट अ यूज केस, या उसमें भी इवेंचुअली तो वो DHA या इवेंचुअली तो वो LDA ही के डेटाबेस में अपडेट होना पड़ेगा विच ऑलरेडी एग्जिस्ट? मेरी फीलिंग ये है, अगेन इसके ऊपर शायद मल्टीपल ओपिनियंस आ जाएंगी, बट मेरी फीलिंग ये है कि ये हिबा वाले भी जो केसेस हैं जिसके अंदर पेरेंट्स जो हैं उन्होंने कोई चीज़ ज़बानी कलामी कर ली और उसकी कोई लिखत पढ़त ऑथेंटिक नहीं हुई है, वो केसेस फिर भी उसी तरह से ही आते रहेंगे। क्योंकि देखें उनकी रीज़न क्या है, उनकी रीज़न ये है कि वो कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट ही नहीं प्रिपेयर किया गया है। ज़बानी अगर एक बात कर दी गई है तो वहाँ तो ब्लॉकचेन भी कुछ नहीं कर सकेगी। वहाँ पे ज़बानी बात के ऊपर ब्लॉकचेन भी कुछ नहीं करेगी। अगर उन्होंने अपना डेटा ब्लॉकचेन के ऊपर डालना है, ये चीज़ रिकॉर्ड करवा दें वालिद साहब कि मेरे ये प्रॉपर्टी में ये इतने हिस्सेदार हैं और इसको ब्लॉकचेन के ऊपर रिकॉर्ड करवा दें, तो ऑब्वियसली वो चेंज नहीं हो सकती। वो एक अदालत के अंदर जो है एक सबूत के तौर पे चीज़ सामने आ सकती है, लेकिन वही चीज़ अगर वो
और किसी तरीके से भी करवा दें तो शायद तब भी काम चल जाएगा। सो यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो टेक्नोलॉजी का नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो डेटाबेस में आने की वजह से ख़राब हो गया था और ब्लॉकचेन पे आने से ठीक हो जाएगा। यहाँ तो वो डेटाबेस में भी नहीं आया, यहाँ तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी नहीं बनाई गई है, यहाँ तो अथॉरिटी को नोटिफाई भी नहीं किया गया है, डीएचए को भी नहीं बताया गया कि ये मेरा प्लॉट किसके नाम पे होगा। तो अगर वो वैसे ही कर दिया जाए बगैर ब्लॉकचेन के इस्तेमाल के, तो वो शायद मेरा ख्याल है कि ज़्यादा बेहतर है। वो प्रॉब्लम जो है वो किसी और जगह एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे ब्लॉकचेन जो है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएगी। व्हाट अबाउट इलेक्शंस? अब पाकिस्तान में हर इलेक्शन मुतनाज़ होता है, कुछ थोड़ा कम, कुछ थोड़ा ज़्यादा, एंड उसमें ये होता है कि हम जाकर अपनी पहले तो फिजिकली चेक करते हैं कि किस बूथ में जाना है, वहाँ जाकर अंगूठा लगाते हैं या ठप्पा लगाते हैं, सॉरी अंगूठे पर वो स्याही लगती है, फिर ठप्पा लगाते हैं, फिर यू होप कि मेरी जो वो पर्ची है वो काउंट होगी, एक तो एक्चुअली ये पर्ची पहुंचेगी और फिर ये सही काउंट होगी, और फिर ये जो एक कलेक्टिव काउंट होगा उस पोलिंग स्टेशन का या फिर उस सेट ऑफ स्टेशंस का या उस कॉन्स्टिट्यूंसी का, वो पूरा ऊपर आएगा और फिर उसके हिसाब से सारे जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनके नंबर्स करेक्टली टैबुलेट होंगे और फिर उससे पार्लियामेंट की करेक्ट फॉर्मेशन होगी, और फिर जब पार्लियामेंट में भी फर्दर वोटिंग होगी फॉर प्राइम मिनिस्टर, वो भी करेक्टली होगी। तो ये एक पूरा पिरामिड है वोटिंग का कि एक इंडिविजुअल सिटीजन से लेकर फिर एक एमएनए या सेनेटर के वोट तक ये बात अपवर्ड जाती है। क्या यहाँ पर ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जा सकता है? बज़ाहिर तो ऐसा कोई यूज़ केस है नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल के ऊपर जो डेटा जैसे ही आता है उसको फ़ौरन ब्लॉकचेन के ऊपर लिख दिया जाए, इससे पहले कि कोई गुंजाइश हो कि ट्रांसलेशन हो जाएगी, एक जगह से दूसरी जगह डेटा जाते हुए कुछ उसके अंदर चेंज आ जाएगी। तो अगर उसको बिल्कुल ही एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर लिख दिया जाए, फिर उसमें चेंज की गुंजाइश नहीं होगी। फिर कोई ये डिनाई नहीं कर सकता कि यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इतने वोट इसके हक में गए और इतने वोट इसके हक में गए। लेकिन ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये बनाना पड़ेगा, एग्जिस्ट नहीं करता ये। आई थिंक कि ये इवॉल्विंग एरिया भी है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम the only application for blockchain was the cryptocurrency. It's only been in the last few years that tokenization and stable coins have picked up. और ये बहुत उन्होंने जो है वो पॉपुलैरिटी भी इख्तियार कर ली है, लोग इसको अडेप्ट भी कर रहे हैं और इसकी तरफ जाने की कोशिश भी कर रहे हैं। जो बाकी एरियाज़ हैं उनके अंदर अभी ब्लॉकचेन की यूटिलिटी ज़रा कम है। मैं पर्सनली समझता हूँ कि ये इलेक्शन के केस में इस्तेमाल किया जा सकता है, बट सिस्टम कैसे डिज़ाइन होगा उसको केयरफुली जो है वो ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा। मैं बिफोर वी गो टू द सब्सिडी, क्योंकि जो आपने सबसे पहले बात की थी कि ख़ास तौर पे उस निज़ाम में जब लोग एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते लेकिन येट उन्हें कोलैबोरेट करना है फॉर थिंग्स टू वर्क, वहाँ पर आप कह रहे थे कि ब्लॉकचेन, तो अगर एट द टॉप ऑफ योर हेड आप कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, तो अगर आपको इलेक्शन की एक ब्लॉकचेन डिज़ाइन करनी हो पाकिस्तान में ऑन अ वेरी हाई लेवल, ऑफ कोर्स ये एक लंबा काम है, बट ऑन अ वेरी हाई लेवल आप इसको डिज़ाइन करें तो वो कैसे बनेगी? देखें, बहुत ब्लॉकचेन बहुत सिंपल सी चीज़ है, डेटाबेस भी बहुत सिंपल सी चीज़ होती है। एक डेटा आपने राइट करना होता है और डेटा आपने रीड करना होता है, इसके अलावा और कोई काम नहीं होता उसके अंदर। ब्लॉकचेन भी इसी तरह, आपने डेटा राइट करना है और आपने डेटा रीड करना है। अगर तो ये डेटा इलेक्शन के केस में, मैं मिसाल देता हूँ, बहुत क्रूड सी एग्जांपल होगी, लेकिन इलेक्शन के केस में ये डेटा, अगर आप कहते हैं कि जब 50 पोलिंग स्टेशन एक शहर के अंदर उनका डेटा इकट्ठा हो जाएगा, फिर एक ऑफिसर जाके ब्लॉकचेन पे लिखेगा, तो शायद गड़बड़ उससे पहले ही हो चुके। ठीक है, सो इन दैट केस ब्लॉकचेन बेचारी कुछ नहीं कर सकेगी। वो जिसने डेटा लिख दिया, वो जो डेटा लिख दिया बस वही वहां पे पत्थर पे लकीर हो जाएगा। अगर वो गलत डेटा था तो वो गलत लिखा जाएगा, अगर वो सही डेटा था तो सही लिखा जाएगा। तो ये जो गलत डेटा लिखने से बचाना है, ये शायद हमें उससे भी पहले करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे जो इंडिविजुअल वोटर्स हैं, जब वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, उस टाइम के ऊपर ये इंश्योर करें कि एवरी सिंगल वोट विच इज कास्टेड विल गो ऑन ब्लॉकचेन, फिर उनको कोई चेंज नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पे मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी ओपनिंग है कि जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसमें स्केलिंग का क्या इश्यूज होंगे क्या नहीं होंगे, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग करके ही जो है ना वो
इसका जवाब निकालना पड़ेगा। अभी बैठ के हम नहीं जवाब दे सकेंगे इसका। मतलब या तो जब जब कोई एक वोटर आए तो या तो फेशियल रिकग्निशन से ये सर्टेन हो कि वाकई में वो वोटर हैं, या वो अपने आईडी कार्ड, सबके आईडी कार्ड में चिप होता है, उसको स्वाइप करें, प्लस साथ बायोमेट्रिक दें जो कि नादरा के सिस्टम में और टेलकोस के सिस्टम में मौजूद है, और उसके बाद बजाय पर्ची के मे बी स्क्रीन हो जिस पे वो क्लिक कर सकें और दोबारा वो उससे पूछे। फिर एक नेशनली लोगों को अवेयरनेस फैलानी होगी, बट उस केस में कम अज़ कम ये होगा कि द मोमेंट लेट्स से लोगों को अगर आप कई महीने से इस चीज़ पे एजुकेट करें मुल्क में, और उनको समझ आ गया कि उन्होंने अपने वो इंतखाबी निशान पर क्लिक करना है, स्क्रीन तो अब बहुत लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो और वो डेटा फौरी तौर पर अपलोड हो जाए और लाइव डेटा नंबर्स आ रहे हों कि कहाँ क्या वोटिंग हो रही है, दैट्स द ओनली वे दिस विल हैपन। दैट्स द ओनली वे। और उसके अंदर भी शायद कुछ कबातें होंगी। मिसाल के तौर पे कोई किसी को ज़बरदस्ती ले जाता है और उससे कहता है कि चलो तुम इसको वोट डालो, तो फिर वहाँ पे क्या किया जाएगा? मतलब वो ह्यूमन प्रॉब्लम्स हैं, उन ह्यूमन प्रॉब्लम्स को ब्लॉकचेन सॉल्व नहीं करेगी। ब्लॉकचेन ने ऐसी चीज़ें सॉल्व करनी है जहाँ पे ह्यूमन्स जो हैं वो इस तरह की प्रॉब्लम्स ना क्रिएट कर दें कि जो सॉल्वेबल ही ना हो। आप मेंशन कर रहे थे, सॉरी मैंने उस वक्त कथा कलामी माफ़ के, फर्टिलाइज़र की जो सब्सिडी है कि हुकूमत सब्सिडाइज करती है ताकि फार्मर्स तक सस्ती यूरिया पहुंच सके, उसको किस तरह से किया जा सकता है ब्लॉकचेन के जरिए? ब्लॉकचेन के अंदर जो है एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं प्रोग्रामेबिलिटी। एक तो मैंने बड़ा आसान सा आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि ब्लॉकचेन जो है वो डेटाबेस की तरह है। डेटा आपने लिखना है, राइट करना है और उसमें से रीड करना है, ठीक है। ब्लॉकचेन जो है एक और चीज़ जो प्रोवाइड करती है उसको कहते हैं प्रोग्रामेबिलिटी या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो एक तरह की एस्क्रो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक किसान है जिसने इंश्योरेंस खरीदी है कि अगर बारिशें बहुत ज़्यादा हो गई, तूफान आ गए, फसल बर्बाद हो गई, तो मुझे इतने पैसे जो है इंश्योरेंस कंपनी देगी, ठीक है। और उसके लिए वो कुछ एक थोड़ा सा प्रीमियम जो है वो पे कर देता है। वो प्रीमियम जो है वो किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में किसी तरीके से जाके लॉक हो जाएगा। और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल कंप्यूटर प्रोग्राम्स की तरह हैं जो ब्लॉकचेन के ऊपर रन हो रहे हैं। कोई इनको चेंज नहीं कर सकता। फर्टिलाइजर सब्सिडी प्रोग्राम के अंदर ये हो सकता है कि किसान जाके अपना प्रीमियम उस जगह पे लॉक कर दे, उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लॉक कर दे। इसी तरह उसका जो पे आउट है जो उसको सिर्फ उस सूरत में मिलेगा जब वाकई मौसम बहुत ख़राब होगा, उसकी फसल बर्बाद होगी, वरना उसको पे आउट नहीं मिलेगा, वरना उसका प्रीमियम चला जाएगा जो स्टैंडर्ड इंश्योरेंस के केस में होता है। सो वो जो पे आउट वाली मनी है वो भी उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लॉक हो जाएगी, ठीक है। अब जब टाइम गुजर जाएगा, जहाँ पे सीज़न के एंड पे हम देखेंगे कि फसल कैसी हुई है, उसके लिए शायद इस तरह का कोई आपस में कॉन्ट्रैक्ट होगा कि अगर बारिश पिछले 30 साल की एवरेज से ज़्यादा हो गई तो मुझे पे आउट मिल जाना चाहिए। तो किसी जगह से ये इंफॉर्मेशन उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को मिलेगी और ये किसी जगह जो है मे बी वेदर एपीआई से हो सकती है, कोई म्यूचुअली एग्रीएबल जगह से, जहाँ से आपको ऑथेंटिक वेदर की रिपोर्ट मिल जाए। वहाँ से वो वेदर की रिपोर्ट मिलेगी और उसकी बेसिस के ऊपर वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एट द एंड ऑफ द सीजन एग्जीक्यूट होगा। अगर किसान को पे आउट मिलना है तो किसान को पे आउट मिल जाएगा, और अगर किसान का प्रीमियम बस ख़त्म हो जाना है, कोई पे आउट नहीं मिलना, उसकी फसल ठीक हुई है, तो बस वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से जो प्रीमियम की जो अमाउंट है वो जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके पास चली जाएगी। सो इन दिस केस इफ यू थिंक अबाउट इट, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने एक ऑटोमेटिक एस्क्रो का काम किया और ये ऑटोमेटिक एस्क्रो जो है ये ब्लॉकचेन ने ही इनेबल किया। तो ये तो फिर किसी भी किस्म की बिजनेस ट्रांजैक्शन में, सब्सिडी में, टैक्स ब्रेक में, सो ऑन सो फोर्थ इनेबल हो सकता है कि जहां भी एक कंडीशनल ट्रांजैक्शन हो कि इफ दिस इज अचीव देन एक्स कैन हैपन एंड इफ दिस इज नॉट अचीव देन वाई विल हैपन, एंड देन ये एक पार्टीज जो एक दूसरे को जानती नहीं है या इनेटली ट्रस्ट नहीं करती, वो फिर जब इस ब्लॉकचेन के जरिए इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती हैं और एक सर्टेन कंडीशंस पहले से प्री डिफाइंड होती हैं, तो फिर वो बड़े अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। इसकी कोई एक और एग्जांपल दे सकते हैं आप डॉक्टर साहब कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को और किन जगहों पे इस्तेमाल किया जा सकता है इसी तरह लाइक स्मार्ट एस्क्रो सर्विस के लिए? जी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जो है वो टैरिफ्स लॉक हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे किसी कम्युनिटी के अंदर उनका एग्रीमेंट हुआ
अपनी मैनेजमेंट के साथ कि आपने इस रेट के ऊपर हमें टैरिफ चार्ज करने हैं। अगर सूरज निकलेगा बहुत ज़्यादा, तो लोगों ने वहाँ पे सोलर पैनल्स भी लगाए हुए हैं अपने पास। अगर सूरज जो है वो कम निकलेगा तो टैरिफ का रेट जो है वो फ़र्क हो जाएगा। सो ये अमाउंट भी जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ये इंफॉर्मेशन सारी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लॉक हो सकती है। और फिर अगेन सूरज के निकलने पे जो है वो डिपेंड करेगा कि लोगों को कितना टैरिफ चार्ज होगा। तो ज़्यादा करेंगे या कम करेंगे। अगर ज़्यादा धूप आ गई तो एक टैरिफ चार्ज हो जाएगा, अगर कम धूप आएगी तो दूसरा टैरिफ चार्ज होगा। Makes a lot of sense. डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। मैं आपसे जाते हुए सवाल पूछूंगा कि अगर पाकिस्तान में जो यंग कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, जो आपके भी स्टूडेंट्स हैं या वैसे ही बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ रहे हैं या जनरली बिजनेसेस बिल्ड कर रहे हैं, तो उनको आप क्या टिप्स देंगे कि ब्लॉकचेन को किन किन जगहों पे इस्तेमाल करें, या ब्लॉकचेन सीखने के लिए क्या इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं या किताबें हैं या रिसोर्सेज हैं जिनको वो स्टडी करें? ये इवॉल्विंग फील्ड है। आई थिंक के यूज़ केसेस इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही हैं। लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, स्पेशली फाइनेंशियल सेक्टर का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मूविंग फॉरवर्ड हमें लगता है कि बैंकिंग इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर चेंज आएगी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उसके अंदर एक कुलीदी किरदार अदा कर सकती है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कंप्यूटर साइंटिस्ट्स टू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी और फिर देखें कि वो कहाँ पर उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इसके अंदर। पाकिस्तान में गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर और जहाँ हमें वेरिफिकेशन चाहिए होती हैं वहाँ पर भी ब्लॉकचेन का काफ़ी रोल पाया जाता है। मिसाल के तौर पे एचईसी के अंदर एक प्रोसेस है डिग्री वेरिफिकेशन का। सो डिग्री वेरिफिकेशन के जो प्रोसेस है उसके अंदर ब्लॉकचेन के इस्तेमाल के ऊपर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के सर्कल्स के अंदर बातें हो रही हैं और प्रॉबेबली हम कुछ इसके अंदर वर्क फ्लोज डिफाइन ऐसी कर सकते हैं कि जहाँ पर डिग्री अटेस्टेशन, डिग्री वेरिफिकेशन जो है वो की जा सके। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने अपना वक्त निकाला एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान एंड काउंटिंग पे। ये सीरीज़ हमें, इस सीरीज़ के लिए हमें सपोर्ट किया है बाइनेंस ने। नाउ बाइनेंस एक एक्सचेंज है जिसके ज़रिए, जिस तरह अगर आप बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर पार्टिसिपेट करते हैं, एक नोड मैनेज करते हैं जिसमें उनकी डेटाबेस को आप स्टोर करते हैं और उसको स्टोर करने के लिए अपनी बिजली, अपना इंटरनेट खर्च करते हैं और फिर कंप्यूटेशंस करते हैं प्रूफ ऑफ वर्क के सिलसिले में, ताकि वो जो ब्लॉकचेन की मल्टीपल कॉपीज़ हैं, समझ लें डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस की कॉपीज़ हैं, उसको मेंटेन करते हैं। तो उसके उसके एवज आपको टोकन्स मिलते हैं, चाहे वो बिटकॉइन के हों। इसी तरह डिफरेंट ब्लॉकचेन्स पे डिफरेंट यूज़ केसेस के लिए टोकन्स जो हैं वो मिलते हैं, जिनको आप क्रिप्टो करेंसीज कह सकते हैं। तो उनको ट्रेड करने के लिए बाइनेंस इज अ प्लेटफॉर्म जिसने ये पाकिस्तान में, ताकि हम एजुकेशन सीरीज कर सकें अबाउट ब्लॉकचेन, अबाउट वेब3, अबाउट क्रिप्टो करेंसीज एंड बिटकॉइन, उसको हमें सपोर्ट किया। सो थैंक यू सो मच। एंड कमेंट्स में आपके पास डॉक्टर साहब के लिए क्वेश्चंस हो तो उनका ज़रूर हमें पोस्ट कीजिएगा। विल शेयर देम विद डॉक्टर साहब। और साथ अगर आप ऑलरेडी ब्लॉकचेन को या क्रिप्टो करेंसीज को यूज़ कर रहे हैं पर्टिकुलर यूज़ केसेस के लिए, तो ज़रूर बताएं कि किस चीज़ के लिए यूज़ करें। डॉक्टर साहब, थैंक यू वंस अगेन। यू आर वेलकम एंड थैंक यू एंड खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।